जैसे ही कोई कुंडली ज्योतिष शास्त्री के सम्मुख आती है, सबसे पहले लग्न देखा जाता है। लग्न क्या है? लग्न के अनुसार जातक का व्यक्तित्व क्या हो, जातक का शारीरिक दृष्टिकोण वह क्या होगा, यानी जो भी उसके शरीर में स्थितियां हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल यानी कि हमारा चैनल, और इस चैनल पर हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं। हमने पूर्व में कई श्रृंखलाएं चला रखी हैं, जैसे शून्य से शिखर तक, ग्रहों के उपाय और भी कई। इन सभी श्रृंखलाओं को हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि वहां हम ज्योतिष की गहराई को समझ रहे हैं। अब साथ ही साथ हमारे पास में कुछ लोगों ने अनुरोध किया कि हम फलित को भी समझाना प्रारंभ करें, तो हम यहाँ एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम फलित को समझेंगे, यानी कि कुंडली को देखकर किस प्रकार हम फलादेश निकाल सकते हैं। जब फलादेश किया जाता है तो फलादेश के अंतर्गत बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जिनका अध्ययन करना अनिवार्य होता है। ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, यानी कि किस भाव में बैठा हुआ है, उसके कारकत्व जो हैं वह उस भाव में किस प्रकार से परिलक्षित होते हैं, वह किस भाव का स्वामी है और किस भाव में जाकर बैठा है। सबसे पहले हम यहीं से फलित प्रारंभ करते हैं। जैसे ही कोई कुंडली ज्योतिष शास्त्री के सम्मुख आती है, सबसे पहले लग्न देखा जाता है। लग्न क्या है? लग्न के अनुसार जातक का व्यक्तित्व क्या होगा, जातक का शारीरिक दृष्टिकोण वह क्या होगा, यानी जो भी उसके शरीर में स्थितियां हैं, कितनी उसकी लंबाई होगी, किस प्रकार का उसका रंग रूप वगैरह यह सब होगा, यह सब हम लग्न से देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि लग्न किस नक्षत्र में है, तो उस नक्षत्र के गुण प्रकृति वगैरह को समझते हुए हम जातक के व्यक्तित्व को समझते हैं। तदुपरांत चंद्र की स्थिति को देखा जाता है। जब हम चंद्र की स्थिति को देखते हैं तो चंद्र जिस राशि में बैठा होता है, जिस भाव में बैठा होता है, वह राशि जातक की चंद्र राशि कहलाती है। वहां चंद्र को हम किस नक्षत्र में बैठा है यह भी देखते हैं। फिर उसके नक्षत्र पदों की व्याख्या की जाती है। यहां से हम लग्न और चंद्र इन दोनों को सम्मिलित करके एक मिश्रित फल निकालते हैं और इनके नक्षत्रों तक, नक्षत्र पदों तक जाकर जातक के आचार, विचार, व्यवहार, इन सभी का फलादेश निकाला जाता है। और यदि लग्न मजबूत है तो हम पूरी कुंडली की मजबूती को भी समझ सकते हैं। चंद्र की स्थिति यदि अच्छी है तो जातक के मन की स्थिति को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर हम सूर्य की स्थिति को समझते हैं। सूर्य की स्थिति को देखते हुए हम जातक के जीवन शैली को समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक जब आकलन हो जाता है, तदुपरांत आगे बढ़ा जाता है। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है, यानी कि ग्रह किस भाव में बैठा है, वह भावेश किस भाव का है, जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव के स्वामी के साथ में उसके संबंध किस प्रकार के बनते हैं। जब हम संबंधों की बात करते हैं तो हम मित्रता की बात समझते हैं, यानी कि हमें यह देखना आवश्यक हो जाता है कि यदि कोई ग्रह किसी भाव में बैठा हुआ है तो पहले तो वह किस भाव का स्वामी है, यानी कि जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव में जाकर वह किस प्रकार के फलित दे सकता है, यह देखना है। फिर यह देखना है कि वह जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव का वह मित्र है, अति मित्र है, शत्रु है, क्या है। ग्रहों में एक नैसर्गिक मैत्री होती है, एक तात्कालिक मैत्री होती है।
जब हम इन दोनों मैत्रियों का आकलन करते हैं तो हम पंचधा मैत्री बनाते हैं, यानी कि जो कुंडली के अनुसार एक नई स्थिति निकल कर आती है हम उसे समझते हैं। जब हम मित्रता की श्रेणी को देखते हैं तो सबसे पहली बात आती है अति मित्र। अति मित्र कोई ग्रह तब होता है जब वह नैसर्गिक रूप से तो मित्र हों, साथ ही साथ वह तात्कालिक रूप से भी मित्र बन जाएं। तो तात्कालिक रूप से मित्र बनने का तात्पर्य क्या है? तात्कालिक रूप से मित्र बनने का तात्पर्य यह है, जिस भाव में वह ग्रह बैठा हुआ है उस भाव का स्वामी अपने घर से 3 घर इधर और 3 घर इधर यदि बैठा हुआ है तो वह मित्रता की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता यदि दोनों ही देखी जाती हैं तो हम अति मित्र की श्रेणी में उन ग्रहों को रखते हैं, यानी वह दोनों ग्रह आपस में अति मित्र की श्रेणी में आ गए हैं। हम फलादेश बहुत अच्छा और उत्तम करते हैं। फिर आता है मित्र, यानी कि मित्र तात्कालिक रूप से मित्र यदि है तो वह सिर्फ मित्र तब होगा जब वह नैसर्गिक रूप से सम होगा। यानी यदि कोई ग्रह आपस में नैसर्गिक रूप से सम हैं लेकिन तात्कालिक रूप से उनकी मित्रता होती है तो वह मित्र कहलाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी हम फलित को अच्छा कहते हैं। फिर बात आती है सम की, यानी यदि कोई 2 ग्रह आपस में मित्र हैं लेकिन तात्कालिक रूप से शत्रुता हो जाती है तो वह सम हो जाते हैं, और यदि कोई 2 ग्रह शत्रु हैं और तात्कालिक रूप से मित्रता हो जाती है तो वह सम हो जाती है। फिर जो स्थिति आती है वह शत्रु की आती है। शत्रु राशि का मतलब यह है कि यदि कोई ग्रह एक ऐसे भाव में बैठा हुआ है कि उस भाव का स्वामी सम है लेकिन तात्कालिक रूप से वह शत्रु हो गया तो वह सिर्फ शत्रु की श्रेणी में आता है। फिर श्रेणी आती है अति शत्रु की। जब 2 ग्रह नैसर्गिक रूप से शत्रु हों और तात्कालिक रूप से भी शत्रु बनते हों तो अति शत्रु की श्रेणी में आते हैं। तो हम ग्रह की स्थिति को देखते हुए, जिस भाव में बैठा हुआ है उस ग्रह की स्थिति को देखते हुए हम पहले मित्रता निकालते हैं। तो हमें यह समझ में आ जाता है कि जो ग्रह, यानी कि जिस ग्रह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह ग्रह कितने बल के साथ बैठा हुआ है और वह किस प्रकार के फलित करने वाला है। यह हो गई पहली स्थिति। फिर हम यह देखते हैं कि वह जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव में उसकी अवस्था क्या है। अवस्था, हम 5 अवस्थाओं की बात करते हैं और यह सब अंशों के अनुसार होता है। यानी अगर हम विषम राशियों की बात करें, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, इन विषम राशियों की बात करें तो इन राशियों में यदि कोई भी ग्रह जाकर बैठता है तो वह 0 डिग्री से प्रारंभ होता है। 0 अंश वहां से वह प्रारंभ होता है। तो 0 से लेकर 6 डिग्री तक वह बाल अवस्था में होता है। तदुपरांत 6 से लेकर 12 डिग्री तक वह कुमार अवस्था में होता है। 12 से लेकर 18 डिग्री तक वह युवा अवस्था में होता है। 18 से लेकर 24 डिग्री तक वह वृद्ध अवस्था में होता है और 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वह मृत अवस्था में होता है। हम युवा अवस्था को सबसे बलशाली अवस्था मानते हैं और मृत अवस्था में हम ग्रह की जितनी भी शक्ति है उसको क्षीण मानते हैं। यह तो हो गई विषम राशियों की बात। जब हम सम राशियों में देखते हैं तो सम राशियों में स्थित कोई भी ग्रह 0 से लेकर 6 डिग्री तक मृत कहलाता है। फिर 6 से 12 तक वह वृद्ध होता है। 12 से 18 तक वह युवा होता है। 18 से 24 तक वह कुमार होता है और 24 से जब हम 30 तक की बात करते हैं तो बाल अवस्था होती है। तो हम इन अवस्थाओं को भी समझते हैं। यानी यदि ग्रह मृत है तो आप उसके कारकत्वों की हानि समझिए, उसकी शक्तियों की हानि समझिए। वह अपनी शक्तियों का पूर्ण फल
जातक को नहीं दे पाता है, और यदि वह वृद्ध है तो वह कम फल दे पाता है। बाल है तब भी वह कम फल दे पाता है, लेकिन युवा और कुमार अवस्था में ग्रह अपने पूर्ण फल जातक को प्रदान करता है। अब वह शुभ फल है या अशुभ फल है, यह कुंडली के अनुसार समझ में आता है। फिर समझना पड़ता है ग्रह का बल। अब एक तो होता है षडबल। षडबल को समझने के लिए हम अलग से एक पाठ तैयार करेंगे और वहां षडबल को पूर्ण रूप से समझेंगे। लेकिन जब प्रथम दृष्टया हम किसी ग्रह को देखते हैं, कुंडली में जन्मांग चक्र में और नवांश में जब हम ग्रह देखते हैं, तो जन्मांग चक्र में जब प्रथम दृष्टया ग्रह को देखा जाता है तो ग्रह की हम उस स्थिति को देखते हैं कि वह जिस स्थान पर बैठा हुआ है वहां पर उसकी स्थिति क्या बनती है। यहां स्थिति से तात्पर्य ग्रह के उच्च, नीच, मित्र ग्रही, शत्रु ग्रही, मूल त्रिकोण, इन सब से है। ग्रह सबसे ज्यादा बली अवस्था में तब होता है जब वह अपनी उच्च राशि में स्थित होता है। उदाहरण के तौर पर हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य यदि किसी भी लग्न में मेष राशि के अंदर स्थित हो तो वह उच्च का कहलाता है। इसका परमोच्च अंश जो है वह 10 डिग्री का होता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की भी उच्च और नीच राशियां होती हैं। तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो वह सर्वाधिक बली होता है। उसके फलाफल सर्वाधिक अच्छे रूप से कह सकते हैं, शुभ फलों की बात कर सकते हैं, वह प्रदान करता है। और यदि नवांश में भी वह उच्च अवस्था में हो तो हम उसके फलों में और अधिक वृद्धि देख सकते हैं। उच्च के बाद में जो दूसरी स्थिति ग्रह की आती है वह आती है मूल त्रिकोण में, यानी कि कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो। उदाहरण के तौर पर सूर्य की बात करते हैं। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है। सिंह में 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में होता है। तो जब सूर्य सिंह राशि में होगा तो मूल त्रिकोण में कहलाएगा। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की जो राशियां मूल त्रिकोण की हैं वहां वह मूल त्रिकोण में कहलाएंगे। तो उच्च के बाद में जो द्वितीय अवस्था आती है, यानी उच्च में सर्वाधिक बली और उससे कम बली, वह मूल त्रिकोण राशि में होता है। उसके बाद में वह स्वग्रही राशि में बली होता है। उससे कम वह मित्र राशि में बली होता है। उससे कम वह शत्रु राशि में बली होता है। और पूरे बल की क्षीणता की जब बात करते हैं तो वह नीच राशि होती है। यानी किसी ग्रह की नीच राशि में ग्रह अपने पूरे बल को खत्म कर लेता है। उसके बलाबल प्राप्त ही नहीं होते हैं, उसके फल प्राप्त होने बंद हो जाते हैं, या कह सकते हैं नगण्य होते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का बल प्रथम दृष्टया देख लिया जाता है। उसके बाद में हम यह देखते हैं कि ग्रह जिस भाव में भी स्थित है वहां वह किस भाव का स्वामी होकर स्थित है। यानी कि हम 6, 8, 12 की बात भी करते हैं, जिन्हें हम दुख भाव कहते हैं। हम यहां 3, 6, 11 की बात भी करते हैं, जिन्हें हम अशुभ भाव मानते हैं। तो इन भावों के स्वामी होकर वह किस भाव में बैठ रहे हैं, तो वहां किस प्रकार का फलित करेंगे, इस बात को भी समझना आवश्यक होता है। जब कोई भी ग्रह किसी भी भाव में स्थित हो जाता है तो हम कुछ और परिस्थितियों को भी देखते हैं। कोई ग्रह किसी भाव में जब बैठा हुआ है तो वह अन्य किस ग्रह के साथ युति बना रहा है। एक ग्रह भी हो सकता है, 2 ग्रह भी हो सकते हैं, 5 ग्रह भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि सभी 7 ग्रह हों या 8 हों, 9 नहीं होंगे। क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं। हम 1 से लेकर 8 ग्रहों तक की युति किसी कुंडली में देख सकते हैं और उसी के अनुसार फलादेश निकालेंगे। फिर हमने यह समझना है कि जब कोई ग्रह किसी के साथ युति बना रहा है तो जिस ग्रह के साथ वह युति बना रहा है, हम उदाहरण के तौर पर सूर्य के फलों को समझ रहे हैं और वहां उसकी युति किसी अन्य ग्रह के साथ होती है, चंद्र के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ, गुरु के साथ, शुक्र के साथ, शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ, किसी भी ग्रह के साथ जो युति होती है, तो हम उस अन्य ग्रह की जो परिस्थितियां हैं उनको भी समझेंगे।
वह किस प्रकार का ग्रह है, क्रूर है, सौम्य है, मृदु है, या वह किसी अशुभ भाव का स्वामी है, या वह किसी शुभ भाव का स्वामी है, वह लग्न का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, क्या है, उस बात को भी समझना होगा। तो हम युति को समझने के बाद एक आकलन निकालते हैं। युति के बाद बात आती है दृष्टियों की। उस ग्रह पर पड़ने वाली दृष्टियां किस प्रकार की हैं, किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उस ग्रह के कारकत्व क्या है, उस ग्रह का जो व्यवहार है वह क्या है, वह ग्रह किस प्रकार का है, यह समझना होगा। फिर हम देखते हैं कर्तरी। अब कर्तरी तो सबसे पहले ही देख लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम बातों बातों में कर्तरी को अंत तक ले आए हैं, कोई बात नहीं है। कर्तरी को सबसे पहले ही समझ लेना चाहिए कि यदि किसी ग्रह के दोनों ओर, यानी ग्रह मान लीजिए कि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, लग्न में और तृतीय भाव में, दोनों में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, दोनों में पाप ग्रह भी हो सकते हैं एक साथ, लेकिन हम सिर्फ अभी बात करेंगे दोनों तरफ एक एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है या एक से अधिक शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, एक तरफ दो बैठे हैं, एक तरफ एक बैठा है, मतलब कुल मिलाकर शुभ ग्रह ही दोनों तरफ हैं, तब हम इसे शुभ कर्तरी कहते हैं। तो ऐसे में जिस ग्रह से संबंधित हम फल पढ़ना चाह रहे हैं, उस ग्रह के फलों में हम कुछ अच्छी बातें देखेंगे, उसके ग्रह के बल को हम बढ़ता हुआ देखेंगे, और हम इसको सकारात्मक दृष्टि से ही बढ़ता हुआ देखेंगे। और यदि उस ग्रह के दोनों ओर, यानी हमने द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह की बात की, तो यदि लग्न में और तृतीय भाव में क्रूर ग्रह बैठ जाएं, पाप ग्रह बैठ जाएं, अशुभ ग्रह बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह पाप कर्तरी दोष के अंतर्गत माना जाता है। तो ऐसे में उस ग्रह की शक्तियाँ क्षीण होती हैं, उस ग्रह के फल कम प्राप्त होते हैं, अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। और जिस भाव के दोनों ओर शुभ कर्तरी या पाप कर्तरी बनता है, हम उस भाव से संबंधित फलों को भी उसी अनुसार फलित करते हैं। हम युतियों की बात करते हैं, तो युतियों को समझने के लिए किसी भी ग्रह की युति किसी भी ग्रह से बनती हो, यदि वह केंद्र और त्रिकोण में बनती हो, तो उसके फल अच्छे प्राप्त होते ही होते हैं। हो सकता है दूसरा ग्रह क्रूर हो, अशुभ भाव का स्वामी हो, लेकिन अशुभ भाव भी कहीं ना कहीं जातक के जीवन में कुछ ना कुछ देने वाला होता है। तो अगर वह अशुभ भाव का स्वामी केंद्र में आकर बैठ जाता है, तो केंद्र के उस भाव की हानि तो हम देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उस अशुभ भाव की बढ़ोतरी भी देख सकते हैं। यानी उस अशुभ भाव, दुख भाव से संबंधित जातक के जीवन में जो अच्छा फलित होना है, हम उसकी बात वहां करेंगे। क्योंकि वह भाव, यानी अष्टम भाव का स्वामी यदि केंद्र में आकर बैठ गया है, तो केंद्र का वह भाव तो कमजोर हो गया जहां अष्टमेश बैठा है, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी का केंद्र में जाना अष्टम भाव के लिए मजबूती की बात हो जाती है। अष्टम भाव आयु का है, अष्टम भाव आकस्मिकता का है, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का है, गुप्तता का है। हम उसमें बढ़ोतरी होती हुई देखेंगे। हम इसी प्रकार सभी ग्रहों की युतियों को जो है बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। फिर हम दृष्टियों की जब बात करते हैं, तो दृष्टियों में हम सूर्य से लेकर राहु केतु तक की दृष्टियों को समझ लेते हैं। सूर्य की सिर्फ एकमात्र दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। इसी प्रकार चंद्र भी सप्तम दृष्टि से देखता है, जहां भी वो बैठा होगा उसके सामने वाले घर को ही वह अपनी दृष्टि देता है। फिर हम मंगल की बात करते हैं, तो मंगल जिस स्थान पर बैठा होता है उससे चौथे घर में, यानी आप यहां चार्ट में समझ सकते हैं कि प्रथम भाव से यदि आप गिनती प्रारंभ करें, तो यहां चौथे भाव तक आप चौथी दृष्टि समझेंगे। उसकी दूसरी दृष्टि सप्तम होती है, जो कि सामने वाले भाव पर पड़ती है, और तीसरी दृष्टि अष्टम होती है, जो कि अष्टम भाव पर पड़ रही है। उदाहरण के तौर पर यदि मंगल लग्न में बैठा हुआ है, तो लग्न से वह चौथे भाव को देखेगा,
सप्तम भाव को देखेगा और अष्टम भाव को देखेगा। फिर हम बुध की बात करते हैं। बुध सातवीं दृष्टि से देखता है, यानी वह भी अपने सामने वाले घर को ही देखता है। जब हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु की दृष्टियों में थोड़ी सी भिन्नता होती है। वह यदि लग्न में बैठा है, हम लग्न को इसलिए ले रहे हैं कि यहां से आप घर गिन सकते हैं। इसी प्रकार यदि वह किसी भी भाव में बैठा हो तो वहां से आप घर गिन सकते हैं। तो गुरु यदि किसी भाव में बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पर लग्न में बैठा है, तो वह पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, सातवीं दृष्टि से अपने सामने सप्तम भाव को देखेगा और नवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेगा। इसी प्रकार आप अन्य स्थानों पर गुरु की दृष्टियों को भी समझ सकते हैं। फिर शुक्र की बात करते हैं। शुक्र भी सिर्फ सप्तम दृष्टि से देखता है, यानी सामने वाले घर को देखता है। जब शनि की बात करते हैं तो शनि अपने घर से तृतीय दृष्टि से देखता है, सप्तम दृष्टि से देखता है और दशम दृष्टि से देखता है। उदाहरण के तौर पर लग्न में यदि शनि बैठा हुआ है तो वह पराक्रम भाव को देखेगा, सप्तम भाव को देखेगा और दशम भाव को देखेगा। इसी प्रकार आप अन्य भावों में शनि को स्थित करके उसकी दृष्टियों को समझ सकते हैं। जब हम इन सब बातों को समझना प्रारंभ कर देते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं और विभिन्न भावों में ग्रहों को कारकत्वों के अनुसार समझते हैं। तदुपरांत हम भावेशों को विभिन्न भावों में संबंध अनुसार समझते हैं। फिर अंततः हम ग्रहों को किसी लग्न में सभी भावों में, क्योंकि जब हम लग्न लगा लेंगे तो लग्न में हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं वह ग्रह उस कुंडली में किस भाव का स्वामी है, वहां उसे और स्पष्टतया हम समझ लेंगे। और इसी क्रम में हम आने वाले वीडियोस भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। और बहुत सी बातें हैं जो समय समय पर हम आपके समक्ष रखते रहेंगे कि किस प्रकार से हम कुंडली में से फलादेश निकालते हैं, किस प्रकार से हम यह देखते हैं कि नक्षत्र कौन सा है, किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है तो वह किस प्रकार के फल देगा। यदि कोई ग्रह किसी नक्षत्र के किसी चरण में बैठा हुआ है तो वह अन्य किन किन नक्षत्रों को पीड़ित कर सकता है या अन्य नक्षत्रों को अच्छा बना सकता है। यानी यदि शुभ ग्रह की हम बात करें, हम प्राथमिक तौर पर गुरु और शुक्र की बात करेंगे, तो यदि गुरु और शुक्र में से कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो वह अन्य नक्षत्रों को जो उससे संबंधित हैं किस प्रकार से अच्छे प्रभाव भेजता है, और यदि क्रूर ग्रहों की बात करेंगे तो वह किस प्रकार से बुरे प्रभाव भेजते हैं। इन सब बातों को भी हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम आने वाले वीडियो में सभी ग्रहों के विभिन्न भावों में जो स्थितियां हैं उनको समझेंगे। यानी कि हम यह समझेंगे कि ग्रह अपने कारकत्वों को विभिन्न भावों में किस प्रकार से दिखाते हैं। तो अगला वीडियो हमारा इसी विषय पर होने वाला है। हम सूर्य से लेकर शनि तक के सभी ग्रहों को सभी भावों में समझेंगे, किस प्रकार से यह फल देते हैं वह समझेंगे। राहु केतु को हम अलग से वीडियो बनाकर समझेंगे, क्योंकि राहु केतु एक जोड़ी है और वह जोड़ी एक बहुत ही अद्भुत जोड़ी है। उसकी अद्भुतता को हम बिल्कुल अलग से समझेंगे, क्योंकि राहु केतु के बिना जातक के जीवन में बहुत कुछ असंभव है। यहां तक हमने समझा कि यदि हम किसी कुंडली को देखना चाहते हैं तो किन पहलुओं को आवश्यक रूप से देखना चाहिए। अगले वीडियो से हम फलादेश प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।